चलिए आज आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाते हैं, छोटा-सा टॉपिक है। इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हम आप लोग को कॉग्निशन पढ़ा सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक बता दें आप लोग को कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाते हैं प्याजी जी का। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, ठीक है। इसके बाद बाकी वाला पीछे वाला टॉपिक करवाएंगे। प्याजी जी और वाईगुष्टी जी दोनों के विषय में बताएंगे। उससे पहले एक आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का संप्रत्यात्मक विकास, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी कि किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जो हम लोग नॉलेज ले रहे हैं उसके विषय में ज्ञान हासिल करना, समझना, उसको समझना, जानना। ठीक है, यही हम लोग का संप्रत्य है। मान लीजिए ये हम लोग का जो है लैपटॉप है, एक टैब है छोटा सा जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं। तो इसके विषय में जानना, पूरी तरह से डिटेल हासिल करना कि इसका क्या क्या यूजेस है, इसे क्या क्या हम लोग काम में ला सकते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या क्या हम लोग के डीमेरिट्स है, वो सब कुछ जानना, वो हम लोग का संप्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये छोटा सा टॉपिक है, इसको करके और आज ही हम लोग कॉग्निशन भी स्टार्ट करते हैं। तो संप्रत्यात्मक विकास, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का संप्रत्यय होता क्या है। संप्रत्यय का मतलब किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी थिंग्स के प्रति अपनी अवधारणा बनाना। ठीक है, मान लीजिए एक बालक है, छोटा बालक है, वह पहली बार जो है बाहर में किसी पशु को देखता है या पक्षी को देखता है, तो उस पशु या पक्षी के प्रति उस बालक की जो अवधारणा बनती है, उसकी जो जानकारी वो एकत्रित करता है। ठीक है, उसका फर्स्ट जो नॉलेज बनता है उस एनिमल्स के प्रति, वही उसका क्या कहलाता है, संप्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो संप्रत्यय का विकास, संप्रत्यात्मक विकास के अर्थ को समझने से पहले हम लोग को संप्रत्यय को समझना बहुत जरूरी है कि संप्रत्यय होता क्या है। वैसे हम लोग अगर देखें तो संप्रत्यय का मतलब, प्याजे जी में अगर पढ़ेंगे तो संप्रत्यय का मतलब देखिए आप लोग इसको 3 भागों में संप्रत्यय को बांट के समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है हम लोग का संप्रत्यय को समझने के लिए हम लोग केवल एक ही प्रोसेस से नहीं समझते हैं, 3 प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं, तब किसी भी वस्तु के विषय में हम लोग को उसका जो है अवधारणा हमारे मन में विकसित होती है। सबसे पहले होता है संवेदीकरण। ठीक है, फिर होता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और इसके बाद होता है हम लोग का संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, और इसके बाद लास्ट में हम लोग का होता है संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि पूरी तरह से उसके प्रति हम लोग की अवधारणा का, ज्ञान का निर्माण हो जाना। इसको कहेंगे हम लोग संप्रत्यय। 3 स्तर से होकर गुजरता है। संवेदीकरण का मतलब होता है कि हम लोग अपने जितने भी हम लोग के सेंस ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, त्वचा, इसके द्वारा अपने इन्वायरमेंटल से जुड़े हुए चीजों को क्या करते हैं, हम पहले उसका सूचना को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद माइंड में उसको केवल मात्र हम लोग सूचना मात्र, संवेदीकरण में क्या करते हैं, मात्र बाहर में हम लोगों ने गाय को देखा, बस ये क्या है, एक चौपाया जानवर है, इसका नाम गाय है, बस संवेदीकरण में हम लोगों ने इतना ही क्या किया, उसकी वजह से में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। इसके बाद होता है संवेदीकरण के बाद इसका दूसरा चरण जो होता है, एक मिनट, यहाँ देखिए है ना। चलिए, तो संवेदीकरण में क्या है कि केवल क्या है, मात्र हम लोग सूचना मात्र क्या है, बाहर में एक पशु को देखे, उस पशु को हम लोगों ने माइंड में स्टोर कर लिया, पिक्चर बना लिया कि ये क्या है, हम लोग का एनिमल है जिसको क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। ये संवेदीकरण हुआ। दूसरा होता है हम लोग का प्रत्ययीकरण। क्या कहेंगे उसको, प्रत्ययीकरण। प्रत्ययीकरण में क्या होता है, जिन चीजों को वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने संवेदनाओं के माध्यम से जो एकत्रित किया, एकत्रित करके माइंड में स्टोर किए, अब उसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं कि ये क्या है, ये चौपाया चौपाया जानवर है, या आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहला है संवेदीकरण, दूसरा प्रत्ययीकरण, और तीसरा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, अब उस जानवर के प्रति उसकी पूरी की पूरी अवधारणा वो बना लेते हैं कि ये क्या है, गाय है, ये चौपाया जानवर है। ठीक है, ये हमें दूध देता है, ये बहुत शांत एनिमल है, उसके विषय में जितनी भी अवधारणाएं हैं, लास्ट टाइम में क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रत्यात्मक विकास
यानी कि किसी पहले एक चीज के विषय में हम लोगों ने संवेदीकरण के माध्यम से केवल जाना कि ये क्या है, ये कौवा है। दूसरा, हम लोगों ने उसको वर्गीकृत किया बाकी जानवरों की तुलना में। माइंड में और भी हमारे बहुत सारे विचार हैं, उनसे हम लोगों ने उसको क्या किया, छाटा, किसको किस ग्रुप में डालना है। और थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, उसके प्रति उसके लिए पूरे के पूरे अपने ज्ञान का विकास कर लिया कि ये कौवा है, ये काले रंग का होता है, ये काव काव बोलता है, ये आसमान में उड़ता है, ये हम लोग का क्या करता है, हमारे आसपास की गंदगियों को खाकर वातावरण को शुद्ध करता है। ये हम लोगों ने उसके पूरे की पूरी अवधारणा को अपने माइंड में क्लियर किया। इस सामूहिक रूप को, इन तीनों को मिश्रित करके क्या कहलाता है हम लोग का, संप्रत्यात्मक विकास कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हम लोग का अगर किसी भी चीज के प्रति हमारी जो अवधारणा बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, या कॉन्सेप्ट एक बार में ही नहीं बन जाता, या 3 स्तर से होकर गुजरता है, तब हमारे हमको उस विषय में या फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा ज्ञान हासिल होता है। इसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि जब कई वस्तुओं के गुणों को एक सामान्य नियम द्वारा जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए हम बाहर में गाय भी देखे, बकरी भी देखे, घोड़ा भी देखे, बहुत सारे एनिमल्स को देखे, वातावरण में तो बहुत कुछ है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको उनके गुणों के अनुसार समान गुण वाले को एक ग्रुप में, असमान गुण वाले को दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो उनके गुणों के अनुसार जब उनको क्या किया जाता है, उनके जोड़ दिया जाता है, तो मानसिक प्रारूप प्रत्यय की संज्ञा दी जाती है। उस मानसिक प्रारूप को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय करेंगे। यानी कि उसके विषय में हमारी ये अवधारणा बनी कि ये चौपाया जानवर है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, ये सब क्या है, चौपाया जानवर है, क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं, इनमें एक समान गुण है। इन सब में क्या है, एक समान गुण है। अगर मान लीजिए कौवा है, कबूतर है, मोर है, इन सबको एक दूसरे ग्रुप में रखा गया, क्या है, ये आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये पक्षियों के ग्रुप में आते हैं। इसके प्रति हमारी ये क्या संप्रत्यय बना कि ये पक्षी समुदाय के हैं। वो चौपाया जानवर है, ये पक्षी समुदाय के हैं। तो ये हमारा क्या बना, उनके प्रति अपना एक कॉन्सेप्ट बना, हमारी एक अवधारणा बनी। ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि वस्तुओं को उसके सामान्य गुण के आधार पर, जो भी वस्तुएं हैं उनके सामान्य गुण के आधार पर बनने वाले मानसिक प्रारूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, संप्रत्यय कहेंगे। जो भी वस्तुएं हैं, हर किसी का सामान, जैसे कि पशुओं में कुछ चौपाया है, कुछ पालतू हैं, कुछ जंगली हैं, कुछ पक्षी हैं जो उड़ते हैं, तो उनको उनके सामान्य गुण के अनुसार हम क्या कर दिए, वर्गों में वर्गीकृत कर दिए। तो वो ही वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, माइंड में हम लोग उसको अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। हमारे माइंड में है ना, गाय को देख के हम लोग बोलेंगे ना कि ये क्या है, शाकाहारी पशु है। शेर को देख के बोलते हैं कि ये मांसाहारी है। बोलते हैं कौवा, ये तो पक्षी है। तो हमारा माइंड क्या है, सेटअप है। हम लोग पहले से उस अवधारणा को बना के रखे हैं कि ये पक्षी है, गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, ठीक है, भालू सर्वहारी है। हमारे माइंड में वो सब चीज पहले से वर्गीकृत है, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ठीक है, वो चीज हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है। पहले हम लोग संवेदीकरण के माध्यम से अपने वातावरण की चीजों को ग्रहण करते हैं, फिर उसको प्रत्ययीकरण के माध्यम से उसको डिवाइड करते हैं, इसके बाद हम लोग उसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी अवधारणा जो है क्लियर करते हैं कि ये पशु ऐसा है। ठीक है। तो देखिए वही दिया हुआ है कि जब शिशु वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक छोटा बच्चा को फर्स्ट टाइम बाहर इन्वायरमेंट में ले जाइए और वो किसी एनिमल को देखता है, चाहे किसी को देखता है, इससे जब इंटरेक्ट होता है, तो उस चीज को, उसके लिए वो उसका पहला होता है, पहली बार वो उस चीज को देख रहा है, गाय को देख रहा है, चाहे कुत्ते को देख रहा है, चाहे बिल्ली को देख रहा है। बालक के लिए वो उसका वो एनिमल जो है सबसे पहले जब देख रहा है तो वो अनजान है, उससे वो पहले कभी परिचित नहीं था। तो उससे परिचित होने के लिए क्या वो है, उसका इमेज तो सबसे पहले वो अपने संवेदीकरण के माध्यम से, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसका एक इमेज अपने माइंड में सेटअप कर लिया। ठीक है। दोबारा जब गया बालक, दोबारा अब उसको गाय की जगह मान लीजिए कुत्ता दिखा, उसका भी इमेज वह माइंड में सेटअप कर लिया। अब वो दोनों के बीच अंतर समझने की कोशिश करेगा। गाय कुत्ते से साइज में बड़ी होती है, कुत्ता छोटा होता है। गाय माँ बोलती है, कुत्ता भौंवो करता है। उन दोनों के बीच, पहले तो वो दोनों ही उसके लिए अनजान थे, पहली बार उन दोनों से इंटरेक्ट हुआ। इसके बाद वो दोनों के बीच क्या करेगा, अंतर पैदा करने की कोशिश करेगा, अंतर बनाने की कोशिश करेगा, और अंत में उसका संप्रत्यय पूरी तरह से अवधारणा विकसित हो जाएगी कि अच्छा ये गाय है, ठीक है, ये शाकाहारी, ये दूध देती है, ये कुत्ता है, ये भौंवो करता है, ये हमारा रक्षा करता है। ये अवधारणा जो है धीरे धीरे क्या होगी, विकसित होगी। तो जब भी बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, यानी कि इंटरेक्ट होता है, तो उसमें नए नए अनुभव उत्पन्न होते हैं। कभी गाय देखा, कभी कुत्ता देखा, कभी ये देखा,
तो नए नए अनुभव उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अपने आसपास की वस्तुएं और व्यक्तियों के बारे में एक राय या धारणा बना लेता है। ठीक है, जैसे कि अभी गाय या कुत्ते का एग्जांपल दिए, तो बच्चा जब पहली बार उससे इंटरेक्ट हुआ, तो उसके प्रति अपनी एक अवधारणा बना लिया कि ये गाय है और ये कुत्ता है। पहले तो दोनों ही एनिमल से वो अनजान था, लेकिन धीरे-धीरे वो जब उन दोनों के बीच में डिफरेंस जान गया और समझ गया कि ये गाय है और ये कुत्ता है, तो अब वो दोनों के प्रति अपनी अवधारणा का विकास कर लेता है। और क्या होता है कि पहले संवेदीकरण के माध्यम से तो उसका पिक्चर्स को अपने माइंड में स्टोर किया, फिर दूसरे दिन कुत्ते को देखा तो दोनों के बीच में अब दोनों को बीच अंतर बनाने की कोशिश किया कि वो गाय है और ये कुत्ता है, दोनों का अंतर समझा और तीसरे दिन उसके प्रति उसकी पूरी तरह से अवधारणा क्लियर हो गई कि ये गाय माँ बोलती है और ये कुत्ता भौं-भौं करता है। ये हमारा रात में हमारी सुरक्षा करती है और ये गाय जो है ये हमें दूध देता है। बच्चों को बताया जाता है ना गाय है, गाय को माता बोलते हैं, गाय हमें दूध देती है, हम किसका दूध पीते हैं? तो हम गाय का दूध पीते हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में वो जो धीरे-धीरे उसका कॉन्सेप्ट जो है पहले क्या होगा बालक शिशु जब छोटा है तो छोटी अवधारणा विकसित होगी। जैसे-जैसे वो विकास करेगा, बड़ा होगा, उसकी अवधारणा उसके प्रति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि उसके प्रति उसका नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वह बढ़ता जाए। ठीक है? तो क्या बोलते हैं? तो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका अर्थ निकालने के पश्चात जो धारणा विकसित होती है, वही हम लोग का संप्रत्यय है। संवेदीकरण के माध्यम से अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से पहले सूचनाओं को कलेक्ट किया और उसके बाद अपनी जो अवधारणा बनाया, वही अवधारणा हम लोग का क्या कहलाया? संप्रत्यय कहलाया। यानी कि गाय है, बकरी है, भैंस है, इन सब के प्रति अपनी एक अवधारणा बनाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग संप्रत्यय किसे कहते हैं और क्या कहते हैं, छोटे शब्द में बोलना चाहें तो क्या होगा? एक विशेष मानसिक प्रारूप तैयार कर लेता है। संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय जो है किसी भी वस्तु को देखकर या किसी भी चीज़ को देखकर अपने माइंड में एक विशेष मानसिक प्रारूप जो है तैयार कर लेता है। इसे ही संप्रत्यय की संज्ञा हम लोग देते हैं। ठीक है? किसी भी चीज़ को हम लोग पहली बार देखेंगे, तो हम लोग उसके उसके लिए क्या है, एक विशेष मानसिक प्रारूप तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक विशेष ढाँचा बना लेते हैं माइंड में। वही हम लोग का क्या कहलाता है, संप्रत्यय कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है? तो बालक में दी गई वस्तुओं के आधार पर संप्रत्यय ज्ञात करने की क्षमता तो संप्रत्यय निर्माण कहलाता है। मतलब किसी वस्तु को देखा और देख के उसके प्रति जो सबसे पहला यानी कि सबसे पहला जो उसका नॉलेज वो ज्ञान अपने माइंड में बनाया, वो हम लोग का क्या कहलाया हम लोग का? संप्रत्यय विकास कहलाता है। और उसके बाद विस्तृत रूप में जब उसका वो जो नॉलेज अपने माइंड में बना रहा है, वो हम लोग का संप्रत्यात्मक विकास कहलाता है। फर्स्ट जो उसका नॉलेज वो लिया, वो संप्रत्यय हम लोग का कहलाया, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। और इसके बाद विस्तृत रूप में जब उसका विकास हो रहा है उसके माइंड में, तो संप्रत्यात्मक विकास कहलाता है। ठीक है? पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्चुअल, दोनों में अंतर होता है। ठीक है? तो ये था हम लोग का एक छोटा-सा टॉपिक है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो आप लोग कॉग्निशन वाला चैप्टर नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि उसी को समझाने के लिए हम आप लोग को ये बता रहे हैं। तो देखिए बालकों में संप्रत्यय की क्या-क्या विशेषता होती है? तो बालकों के संप्रत्यय जो है व्यक्तिगत होते हैं। हर बालक का अपना अलग-अलग संप्रत्यय होगा। अब हम किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में जो अवधारणा है, जो ज्ञान है, ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में भी उसके प्रति वही अवधारणा होगी। ठीक है? हर व्यक्ति, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े कि हर व्यक्ति में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यानी कि हर व्यक्ति का संप्रत्यय भी क्या होता है, एक-दूसरे से भिन्न होता है। हम किसी मान लीजिए हम जो मोबाइल के विषय में हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो मेरा कॉन्सेप्ट है। हम आपसे भिन्न हैं, आपसे अलग है, आपका कॉन्सेप्ट अलग होगा। कोई मैथ समझने का जो फ़ॉर्मूला होता है या तरीका होता है, हम जिस कॉन्सेप्ट से उसको समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी कॉन्सेप्ट से उसको समझेंगे, आपका समझने का कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक है? तो हर किसी के समझने का तरीका जो है अलग होता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का संप्रत्यय निर्माण करने की क्षमता क्या होती है, अलग-अलग होती है, ठीक है? तो बालकों में संप्रत्यय विकास का एक पैटर्न होता है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न, एक पैटर्न के थ्रू, जो कि अभी हम आप लोगों को पैटर्न बताएँ, पहले संवेदीकरण, इसके बाद प्रत्ययीकरण, इसके बाद हम लोग का प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण, संवेदीकरण, प्रत्ययीकरण और फिर प्रत्यक्षीकरण। इन 3 पैटर्न से होकर गुजरता है, तब बालक जो है किसी भी विषय या किसी भी वस्तु के प्रति अपने ज्ञान का निर्माण, अवधारणा का विकास अच्छे से करता है।
ठीक है, ये पैटर्न होकर गुजरता है। थर्ड बोल रहा है कि बालकों के संप्रत्यय जो होते हैं श्रेणीबद्ध होते हैं, यानी कि वो डिवाइड होते हैं, श्रेणीबद्ध है नहीं, अलग अलग होते हैं। हर एक बच्चा का ना स्टेज बाय स्टेज जो होता है, उनका एज के अनुसार जो होता है, वो अपने अवधारणाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शैशवावस्था के बच्चे को 0 से 2 वर्ष के बच्चों को अगर मान लीजिए चांद या पृथ्वी के विषय में कुछ संप्रत्यय बनाने को दे दे तो वो उसके विषय में बहुत अच्छा संप्रत्यय बना लेगा, नहीं। उसका नॉलेज बहुत छोटा है, उसके लिए क्या है, वो चांद क्या है, गोल है, आसमान में चमकता हुआ एक मात्र एक चीज के समान है, एक थिंग्स है बस, और वो कुछ नहीं जानता है शैशवावस्था का बालक। वही बालक जब बाल्यावस्था में जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट उसके प्रति थोड़ा और क्या होगा, विस्तृत होगा, बड़ा होगा। अच्छा वो चांद है, वो हमारा धरती है ना, पृथ्वी है, और हमारा पृथ्वी है, सूरज है, इन सब के चारों तरफ ब्रह्मांड में ऊपर रहने वाला है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला उसका उपग्रह है, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी चक्रमा करता है। उसका कॉन्सेप्ट तब जाके आगे विकसित होगा, और उससे बड़े में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो एज पे डिपेंड करता है, एज के अनुसार बच्चे की अवधारणा जो है किसी भी वस्तु के प्रति निरंतर बढ़ती है। अगला बोल रहा है कि बालकों का संप्रत्यय अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर विकसित होता है। जो छोटे बालक होते हैं उनकी जो किसी भी वस्तु के प्रति जो संप्रत्यय का विकास होता है, शुरुआती दौर में बालक जो है शब्दों में उसको बयान नहीं कर पाएंगे, उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बालक जो होते हैं किसी भी वस्तु के प्रति जो संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले उसके सामान्य गुणों को जानेंगे, समझेंगे, इसके बाद धीरे धीरे उसके विशिष्ट गुणों की तरफ वह जाएंगे। ठीक है, वहां आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जी मैम। तो बालक जो होते हैं, बालक का जो संप्रत्यय होता है शुरुआती दौर में वो किसी भी परिभाषा से उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उनका उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको बताने की शाब्दिक क्षमता उनमें नहीं होती है पूर्ण रूप से, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वह क्षमता भी आ जाती है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यानी कि प्रारंभ में बालक का संप्रत्यय क्या होता है, भ्रांत होता है। वो आप उसको बोलोगे कि शब्दों में बयां कर दीजिए कि ये गाय है, गाय क्या क्या करती है, नहीं, बस गाय है, गाय कैसे बोलती है बेटा, तो गाय माँ करती है, ठीक है। गाय कैसे चलती है, तो गाय ऐसे, गाय के कितने पैर होते हैं, बस उसका जो संप्रत्यय प्रारंभ में शुरुआती दौर में होता है ना, वो भ्रांत होता है, बहुत ज्यादा सटीक नहीं होगा। शैशवावस्था के बालकों का बहुत ज्यादा सटीक नहीं होगा। हाँ, जैसे जैसे बालक विकास करेगा उसका जो है वो संप्रत्यय धीरे धीरे डेवलप्ड करेगा और सामान्य से विशिष्ट गुण की तरफ जाएगा। पांचवा बोल रहा है कि संप्रत्यय संवेगात्मक रूप से भी प्रभावित होता है, ठीक है, इमोशनली भी, संप्रत्यात्मक रूप से, यानी कि इमोशन के वजह से भी हम लोग का जो संप्रत्यय जो है, अवधारणा जो है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पशु है, पहली बार किसी बिल्ली को देख लिया या कुत्ते को देख लिया, कोई बच्चा है शैशवावस्था का, तो वो उसको देख के भयभीत हो गया, डर गया, तो उसपे उसका इमोशन हावी हुआ, डर गया यानी कि उसपे उसका इमोशन हावी हो गया, ठीक है। तो बच्चा सामवेगिक रूप में आ गया, तो इससे बच्चे का संप्रत्यय जो है ना, क्या होता है, प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। अब वो बच्चा जो है उस वस्तु से क्या होगा, डरेगा, उस जानवर से डरेगा, उसके पास जाने से डरेगा, और उसका संप्रत्यय जो है उसमें बहुत जल्दी विकसित नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसको देख के पहले ही डर गया, कुत्ता है भौंक रहा था, ठीक है, उसको देख के डर गया, अब उसके विषय में वो जानकारी हासिल नहीं करना चाहेगा। देखिए आपको नींद आ रहा है, हाँ बताइए, हम यहाँ पे क्या सत्यनारायण भगवान का कथा सुना रहे हैं जो आप सो रही हैं? हम पढ़ा रहे और मेरे सामने बैठ कर सो रही हैं। तो संवेग भी जो होता है बालकों के संप्रत्यय को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब बालक किसी चीज को पहली बार ही देख कर डर जाता है, तो बालक का संप्रत्यय भी है उससे प्रभावित होता है। अब उसकी नजर में वो क्या है, डरावना वस्तु है, डरावनी चीज है, वो उसके पास जाने से डरेगा, उसको छूने से डरेगा, या फिर उसका नाम ले लेने से भी बालक डर जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि बालक किसी भी चीज के बारे में जब कोई अधूरा या त्रुटिपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है, तो इसे बच्चे की भ्रांत धारणाएं कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि बालक किसी भी वस्तु के प्रति उसकी अवधारणा जो है वह सही विकसित नहीं हुई, उसको उसका गलत इंफॉर्मेशन, उसने उसका गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया और गलत ही अवधारणा अपने माइंड में बना लिया, तो इसको हम बालक का संप्रत्यय नहीं कहेंगे, इसको हम बालक का जो है
संप्रत्यय का विकास नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम उसको उसका भ्रांत अवधारणा कहेंगे। भ्रांत यानी कि गलत, ठीक है। उसको हम वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के श्रेणी में नहीं डालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, भ्रांत अवधारणा, यानी कि बच्चे का उस वस्तु के प्रति सही अवधारणा बना ही नहीं, ठीक है। कुत्ता को अगर वो बिल्ली बोल रहा है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट जो है कुत्ते के प्रति क्लियर हुआ ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भ्रांत धारणा। तो एक शिक्षक की अध्यापक होने के नाते बच्चों को भ्रांत अवधारणाओं की कभी भी गलत बोलने और उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि बालक अगर मान लीजिए कुत्ते को बिल्ली बोल रहा है, तो एज अ टीचर हम लोग को बालकों की इस भ्रांत अवधारणा को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें बालकों को क्या करना चाहिए, मतलब मान लीजिए छोटा बालक है, शिशु है, शैशवावस्था में है, चाहे हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था का ही बालक है, उसका अभी संज्ञान का निर्माण बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, समझ का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, वह बालक जो है किसी भी वस्तु के प्रति अपनी जो धारणा बना लिया है वह गलत बना लिया है। तो हम उसको एकदम से नहीं बोल देंगे कि तुम गलत है, तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम उसको दूसरे तरीके से या दूसरे वे से बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए बालक जो बोल रहा है कि देखिए सर जी कुत्ता है, ठीक है, बिल्ली को देख के बोल रहा है कुत्ता है, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम गलत है, मूर्ख है, तुमको नहीं आता। हम बोलेंगे कि कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है। हम उसको बहुत प्यार से और बहुत स्नेह से बताएंगे, यानी कि हम उसके गलत भ्रांत अवधारणा को भी क्या करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे। बालकों की किसी भी अवधारणा को हमें अस्वीकार नहीं करना है या फिर उसे डांटना डपकारना नहीं है, ठीक है। गलत बोलने से भी हम लोग उसको क्या करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुधार लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए बालक जो है, किसी बालक के जो है ना पिताजी आए हुए हैं उसको स्कूल में लेने के लिए, तो बालक बोल रहा है कि उसके पिताजी आ गई हैं, ठीक है। कोई बालक बोल रहा है कि उसके पिताजी आ गई हैं उसको लेने के लिए। तो हम बालक के इस गलत अवधारणा को, कि स्त्री और पुल्लिंग में जो उसकी गलत अवधारणा है, वो जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम गलत बोल रहा है। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसी की बातों को रिपीट करके यहाँ पे बताएंगे कि पिताजी आ गए हैं, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं तुम्हें लेने के लिए, ठीक है। हम उसको कभी भी कक्षा के सामने या फिर उसके बातों को अस्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसे नहीं बोलते हैं, ये गलत तरीका है, कभी भी इस तरीके से नहीं बोलना है। बस क्या करना है, बालक जब बोले तो हमको पीछे से उसके बातों को सुधारते हुए बोलना है कि तुम्हारे पिताजी आ गए हैं तुमको लेने के लिए, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो इससे बालक को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमने जो बात बोले या हम जो शब्द बोले, उस शब्द में क्या था, त्रुटि था, गलती था, जिसकी वजह से टीचर जो है उसमें सुधार लाकर हमको ऐसे बोले। एक बार गलती करेगा, दो बार गलती करेगा, लेकिन तीसरी बार वो अपनी गलती को समझेगा और उसमें सुधार लाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को हमें कभी भी उसके गलत संप्रत्यय को अस्वीकार नहीं करना है, हमें क्या करना है, दूसरे तरीके से उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी है। तो क्या बोल रहा है कि दंडनात्मक प्रयोग तो सीटेट में आप लोग को कभी करना ही है, दंड का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, मारना है, डांटना है, ये सब का प्रयोग कभी भी बालकों को के साथ करनी नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है दंडनात्मक प्रयोग करना चाहिए, बल्कि उन्हें न करना चाहिए, बल्कि उन्हें इन अवधारणाओं के विरुद्ध शालीनता के साथ उदाहरण देकर, जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं, अगर बच्चा बोल रहा है कि उसके पिताजी आ गई हैं, तो हम लोग बहुत ही शालीनता के साथ बताएंगे उसके पिताजी आ गए हैं, अब वो अपने पिताजी के साथ जा सकता है। मान लीजिए पतंग जो है, आसमान में पतंग उड़ रहा है, ठीक है, हम लोग कैसे बोलेंगे, आसमान में पतंग उड़ रहा है। बालक उसको गलत तरीके से बोल रहा है कि आसमान में पतंग उड़ रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि आसमान में पतंग उड़ रहा है बेटा। इस तरह से हम उसको समझाएंगे, बहुत ही स्नेह से और बहुत ही शालीनता से उसको क्या करना है, बताना है, ठीक है। और कभी भी उनकी गलतियों को, त्रुटियों को उनके सामने नहीं बताना है, केवल हमको उसको सुधार करके उसमें उनको समझा देना है। तो उससे ही बालक समझ जाएंगे कि हमारी क्या त्रुटियां हैं और क्या कमियां हैं। चलिए आगे बोल रहा है कि बालकों में संप्रत्यय का विकास कैसे हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बालकों में कैसे होता है, तो जैसे जैसे बालकों का एज बढ़ता है उनमें कॉन्सेप्ट का विकास, जैसे कि मान लीजिए हम ही लोग जब शैशवावस्था में थे, तो क्या हमारा संप्रत्यय उतना विकसित था, क ख ग घ, नहीं।
जैसे जैसे हम बड़े क्लासेस में गए और अधिक पढ़ने लगे तो क ख ग घ के प्रति हमारा संप्रत्यय विकसित हुआ, इसके बाद वर्ण के प्रति हमारा संप्रत्यय विकसित हुआ, वर्णमाला के प्रति हमारा संप्रत्यय धीरे धीरे विकसित हुआ ना। तो यहाँ पे भी बालकों का संप्रत्यय एज के अनुसार जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, बालकों का संप्रत्यय जो होता है विकसित होते जाता है। देखिए बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जो संप्रत्यय विकसित होता है उसमें अधिकतम क्या होता है, पूर्णतः जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा त्रुटियां नजर आती है, बहुत ज्यादा गलतियां नजर आती है। शुरुआती दौर में बालकों में जो कुछ भी संप्रत्यय विकसित होगा उसमें त्रुटि हम लोग को बहुत मिलेगा, गलतियां बहुत मिलेगी, ठीक है। और किशोरावस्था में प्रवेश करने पर वो बहुत हद तक संप्रत्यय विकसित कर लेते हैं, बहुत चीज का। हम लोग विकास में पढ़े थे ना चैप्टर डेवलपमेंट में कि बालक जो है शैशवावस्था में बालक में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, बहुत सारी कमियां होती है। जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा विकास होता है। इसके बाद हम लोग का किशोरावस्था में जाते हैं तो पूरी तरह से बालक में हर एक चीज का संप्रत्यय जो है विकसित हो जाता है। मतलब बालक जो है अब जो है तर्क दे के किसी चीज को साबित करने की क्षमता रखते हैं। कोई चीज उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी मौजूद है तो भी बालक उसके प्रति अपने संप्रत्यय का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग इन सब का संप्रत्यय बालकों में पूर्व बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाता है, लेकिन उसके पीछे छिपे नियमों को नहीं जान पाता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते बालकों में वो सब भी क्लियर हो जाता है। उसी तरह से किशोरावस्था तक आते आते बालकों में हर एक चीज का संप्रत्यय पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है कि कुछ मनोवैज्ञानिक है हम लोग के, रॉबिन्सन है, जो कि 1919 के अनुसार उनका कुछ संप्रत्यय के प्रति उन्होंने एक परिभाषा दी है, अपना एक विचार प्रकट किया है। वो ये है कि संप्रत्यय एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी वस्तु के प्रति अपनी अवधारणा का विकास कर लेना, अपना कॉन्सेप्ट बना लेना, वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। फिर भी बालकों द्वारा किसी भी संप्रत्यय के विकास में 3 कारकों का विशेष ध्यान दिया जाता है। 3 कारक विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाता है, तो इससे संप्रत्यय का विकास काफी आसान हो जाता है। और वो 3 कारक क्या क्या है, संवेदीकरण, प्रत्ययीकरण और प्रत्यक्षीकरण। ये 3 कारकों के द्वारा ही बालकों के संप्रत्यय का विकास होता है, ठीक है। इसी में दिया हुआ है हम लोग का कि संबंधों को सही सही देखने की क्षमता, ठीक है। बालकों में जैसे जैसे बालकों में शिशुअवस्था का बालक है, जो ज्यादा उसके क्लोज है, मम्मी पापा, उसी को वो पहचानता है। अब पापा के भाई को चाचा, उसके भाई को, उतना ज्यादा उसका संप्रत्यय विकसित होता है। बस उसको मात्र बोलने मात्र कि ये चाचू है, ये दादी है, ये दादा है, ये नानी है, लेकिन वो क्यों है, किस कारण से है, क्या रीजन है, वो सारा संप्रत्यय कब विकसित होगा, जब बालक बड़ा होगा। तब उसको पता चलेगा कि पिता की माता और पिता को दादा दादी कहते हैं, उनके भाई को चाचा कहते हैं, तब बालक में वो संप्रत्यय विकसित होगा। तो संबंधों की सही सही देखने की क्षमता भी बालकों में क्या होती है, एज के अनुसार, परिपक्वता के अनुसार विकसित होती जाती है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि किसी को देखकर, देखिएगा छोटा बालक होता है, किसी का रूप देखकर, उसका चेहरा देखकर ही समझ जाता है। हमको देखेगा, आपको देखेगा तो आंटी बोलेगा, हमसे कुछ ज्यादा उम्र वाले को देखेगा तो दादी बोलेगा। बच्चा रूप देखकर ही समझ जा रहा है। वह भी संप्रत्यय जो है बालकों में जो है, वो अवधारणा जो है उम्र के साथ साथ, परिपक्वता आने के साथ साथ आ जाती है, ठीक है। बालक अपने आप बोल देगा, जहां देखेगा कि थोड़ा ज्यादा उम्र के आदमी है तो दादा दादी नाना नानी सब बोलने लगेगा। और हम लोग जैसे यंग स्टेज के लोगों को देखेगा तो अंकल और आंटी बोलेगा। तो उसमें यह संप्रत्यय कैसे विकसित हुआ, अपने घर परिवार के लोगों को देख कर ना विकसित हुआ, अपने सगे संबंधियों को कि चाचा हमारे इस स्टेज के हैं तो ये भी अंकल होगा, दादी हमारी इस उम्र की है तो यह भी दादी होगी। तो इन सब चीजों को देखकर बालक का संप्रत्यय जो है वह बनता है। इसके बाद बोल रहा है कि शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की जो क्षमता होती है वह भी बालकों में उम्र के अनुसार क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। उम्र के अनुसार उसमें मैच्योरिटी आती है तो वो बालक जो है शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगता है। इसमें कुछ नोट दिया हुआ है हम लोग का, नोट को आप लोग सुनिए ध्यान से।
कि बालक किसी भी चीज के बारे में जब कोई अधूरा या त्रुटिपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है तो इसे बच्चों की भ्रांत अवधारणा, ठीक है, कहते हैं। एक शिक्षक या अध्यापक होने के नाते बच्चों की भ्रांत अवधारणा को कभी कभी गलत बोलना उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए और कभी भी उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, और ना ही इन अवधारणाओं को बदलने के लिए दंडा यानी कि दंड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की इस भ्रांत अवधारणा को हमें अस्वीकार नहीं करना है, या फिर बच्चों को डांटना नहीं है, या फिर हम लोग को किसी दंड का भी प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उन्हें इन अवधारणाओं के विरुद्ध शालीनता के से उदाहरण देते हुए इन अवधारणाओं के दुष्परिणामों को और उनकी खामियों को बालकों को बताने की कोशिश करनी है। जैसे कि हम अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिए, उस तरीके से हम नहीं बोलेंगे बच्चे के मुंह पे कभी भी कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। उससे बच्चे में क्या होता है, बच्चे में हीन भावना आती है, चाहे बच्चा बाद में बोलेगा कि हम तो गलत बोलते हैं, वो कभी कुछ बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं बोलने चाहिए, बहुत ही शालीनता के साथ, शांति के साथ हमें बच्चों को क्या करना है, उसकी गलतियों को बताने की, समझाने की, एग्जाम्पल देके बताने की, समझाने की कोशिश करनी है, या फिर उसको रिपीट करके, हम खुद ही उसको रिपीट कर रहे हैं, और हम उसको डांटे नहीं, हम उसको टोके भी नहीं, हम उसको ये भी नहीं बोले कि तुम गलत बोल रहे हैं, हम क्या बोले, उसी के शब्द को हम रिपीट करके बता दिए कि तुम्हारा यहाँ पे स्टिक था। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सेंस ऑर्गन जो है हमारे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था अवस्था है, ये हमारे सेंस ऑर्गन को कैसे प्रभावित कर सकती, हमारे कॉन्सेप्ट को कैसे प्रभावित कर सकती है, कैसे प्रभावित कर सकती है बताइए तो। मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, हम गाय को देख रहे हैं या हम पक्षी को देख रहे हैं, पक्षी को देखकर हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये कौवा है, ये आसमान में उड़ता है, ये काले रंग का होता है, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बना। लेकिन अगर हमारे सेंस ऑर्गन में किसी प्रकार का कोई विकार होगा या कुछ कमी होगी, तो क्या हम उस चीजों के प्रति सही से देख पाएंगे या कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम ऊंचा सुनते हैं, हमको कोई बोला कुछ और, हम सुने कुछ और, उसका मतलब निकाले कुछ और, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रभावित हुआ, हमारे सेंस ऑर्गन से हुआ ना। इसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट जो है, हमारा संप्रत्यय जो है क्या होता है, संप्रत्यय विकास जो है प्रभावित होता है, बुद्धि की वजह से भी। ठीक है, इंटेलिजेंसी की वजह से भी हमारा जो है संप्रत्यय क्या होता है, प्रभावित होता है। बुद्धि की वजह से कैसे होता है, तो मान लीजिए हम लोग क्या, बुद्धि के अनुसार हम लोग क्या है, हम लोगों ने किसी वस्तु के प्रति अपना संप्रत्यय बनाया, ठीक है, हम लोगों ने उसके प्रति अपना जो कॉन्सेप्ट बनाया, अपनी जो अवधारणा बनाई, वो अवधारणा जो है हमारा जो है सही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, वो सोचता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो है अपने उस ज्ञान को और अधिक विस्तृत करने की कोशिश कर रहा है, उसमें और कुछ कुछ ऐड कर दिया जो कि सही नहीं है, तो उस बुद्धि की वजह से उसका जो है संप्रत्यय प्रभावित हुआ। या फिर मान लीजिए कोई बालक जो है मंद बुद्धि वाला है या मध्यम बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला बालक है, और किसी भी वस्तु के प्रति जब उसको समझाया जा रहा है, मैथ्स में ही उसको बताया जा रहा है कि बेटा 5 + 3 8 होता है, लेकिन वह बालक जो है उसको बार बार समझने में असमर्थ है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है, उसका उस 5 + 3 = 8 होता है, इस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से अपने माइंड में घुसा ही नहीं पा रहा है। तो उसके सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि के कारण उसका कॉन्सेप्ट प्रभावित हो रहा है, उसकी अवधारणा प्रभावित हो रही है। ठीक है, शिक्षण अवसर की वजह से, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, तो शिक्षण अवसर की वजह से भी बालकों का संप्रत्यय जो है प्रभावित होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हम लोग के जिनको शिक्षण का अवसर प्राप्त नहीं होता है, या फिर जो पर्याप्त समय उन्हें शिक्षा के लिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बालक जो है किसी भी वस्तु के प्रति अपनी अवधारणा का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। ठीक है, अनुभव यानी कि मैच्योरिटी, मान लीजिए हमको या आपको किसी चीज के प्रति उस चीज का नॉलेज है, अनुभव है, तो हम उसके प्रति अपनी अवधारणा का निर्माण सही कर ले रहे हैं। लेकिन सपोज डैट कि किसी बालक को ये चांद के विषय में कुछ अनुभव ही नहीं है कि चांद क्या है,
चांद हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसके प्रति उसका जो अनुभव है वो बहुत लेस है, बहुत कम है। तो जब उसके प्रति उसका ज्ञान, उसका नॉलेज बहुत कम है चांद के प्रति कि वो चांद है क्या, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसके प्रति ज्ञान ही नहीं है, तो वो चांद के प्रति अपना पूरा कॉन्सेप्ट तो बना ही नहीं पाया। जो भी कॉन्सेप्ट बनाएगा वो आधा अधूरा बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, गलत बनाएगा। तो अनुभव हम लोग का बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम लोग क्या है, एज के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम लोग पहले चांद को क्या समझते थे, केवल चांद मात्र समझते कि चमकता हुआ आसमान में एक क्या है, चमकता हुआ एक तारा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमको यह पता चला कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करने वाला एक उपग्रह है। इसके बाद पता चला कि इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। एज के साथ साथ हम लोगों में अनुभव आया ना, परिपक्वता आई, और परिपक्वता आने के साथ साथ हमारे अंदर इसके प्रति जो अवधारणा बनी वो अवधारणा सही बनते गई, ठीक है। अब हम अगर किसी को बताएंगे तो ये नहीं ना बताएंगे कि चांद क्या है, सूरज के समान यह भी एक तारा है, नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि चांद क्या है, सूरज के समान तारा नहीं है। चांद क्या है, वह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हमारे पास उसका हर एक अनुभव है, ज्ञान है हमारे अंदर। मतलब समय के साथ साथ विकास जैसे जैसे हमारा हुआ, हमारे अंदर उसके प्रति जितना भी नॉलेज है वो सब नॉलेज हमारे अंदर आया, जिसकी वजह से अगर हम किसी को बताएंगे तो उसको पूर्ण ज्ञान देंगे। लेकिन जिसके पास उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसके पास उसका आधा अधूरा ही ज्ञान है, तो उसके प्रति तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्या रह गया, आधा अधूरा रह गया, क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि यौन यानी कि सेक्स, सेक्स को भी संप्रत्यय के लिए क्या बोला गया है, संप्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक माना गया है। और इसके बाद व्यक्ति यानी कि पर्सनालिटी, ठीक है, हमारा व्यक्ति यानी हमारी पर्सनालिटी जो होती है वह भी हमारे संप्रत्यय को, हमारी अवधारणा को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या है, भिन्न है। हर एक व्यक्ति का किसी भी सब्जेक्ट के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति जो विचार बनेगा वो उसकी अपनी विचारधारा रहेगी, हमारी अपनी अलग रहेगी, उसकी अपनी अलग रहेगी। तो वो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का अलग होता है। हमने चांद के प्रति अपनी जो अवधारणा बनाई, जाहिर सी बात है कि आप उसके प्रति आपकी अवधारणा क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी। मान लीजिए हम सीटेट के प्रति जो अवधारणा बनाए कि सीटेट क्या है, सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो कुछ बच्चे जो है उसका पूर्ण ज्ञान उसको नहीं है, उसका पूर्ण नॉलेज नहीं है, तो उसके प्रति उनकी अवधारणा क्या है, भ्रांत है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो वो उसके क्या करता है, उसके व्यक्तित्व से झलकता है, उसके व्यक्तित्व को वो प्रभावित करता है, उसकी पर्सनालिटी से। मान लीजिए कि हमसे अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि सीटेट क्या है मैम, सीटेट का एग्जाम कैसे लिया जाता है, सीटेट में कितने मार्क्स से पास होता है, हमको इसका पूरा नॉलेज है, ठीक है। तो हमको उसका पूरा नॉलेज है, हमने आप लोगों को उसका पूरा ज्ञान दिया, तो वो हमारी पर्सनालिटी को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इससे आप लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। लेकिन कोई एक दूसरे पर्सन से अगर पूछते हैं कि सीटेट क्या है, सीटेट का एग्जाम कैसे पास किया जाता है, कितना मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, तो वो क्या होता है, वो आप सो रही हैं, उठ के बैठिए सही से पहले। तो वो क्या कर रहा है, वो भी उसकी पर्सनालिटी को वहां पे उस व्यक्ति का पर्सनालिटी उससे प्रभावित हो रहा है। तो दोनों ही क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि संप्रत्यय विकास एवं शिक्षा, इतना आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं, ये बताइए पहले, क्लियर हुआ, कोई जी प्रॉब्लम मैम। है। संप्रत्यय विकास और शिक्षा, संप्रत्यय का शिक्षा से क्या संबंध है, संप्रत्यय का शिक्षा से बहुत ज्यादा संबंध है। अगर किसी भी विषय के प्रति हमारी अवधारणा सही बनेगी तो ही हम क्या करेंगे, विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा अवधारणा उसके प्रति गलत है, चांद के प्रति ही हमारी अवधारणा गलत है, तो क्या है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे हैं, हमारे पास आधा अधूरा नॉलेज है, आधा अधूरा ज्ञान है। हम लोग आगे के फील्ड में दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा के लिए बालकों में संप्रत्यय विकास का एक महत्वपूर्ण आधार का काम करती है। क्योंकि हम बालकों को, मान लीजिए एक छोटे शिशु को हम क, सबसे पहले उसको क से परिचित करवा रहे हैं, तो बालक को क का संप्रत्यय विकसित होगा, तभी तो बालक उससे संबंधित शब्दों को या वाक्यों को बनाना सीखेगा। अब क होता क्या है, क का मतलब क्या होता है, क से क्या होता है, ठीक है, वो अक्षर कैसे लिखा जाता है, बालक को उसका संप्रत्यय ही क्लियर नहीं है, बालक को उसके प्रति अवधारणा का विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास कैसे होगा। तो सबसे पहले बालकों को क्या किया जाता है, किसी भी
वस्तु के प्रति उसका संप्रत्यय का विकास किया जाता है। अब सबसे पहले बालक को क से इंटरेक्ट करवाया गया कि बेटा ये क है, क से कबूतर होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। बालक का जब संप्रत्यय उस क के प्रति पूर्ण रूप से विकसित हो गया, अक्षरों के प्रति पूर्ण रूप से विकसित हो गया, तब बालक को 2 या 3 अक्षरों को जोड़कर शब्दों को बनाना सिखाया जाता है। फिर शब्दों के प्रति उसकी अवधारणा विकसित की जाती है। अब जब शब्दों के प्रति उसकी अवधारणा विकसित हो जाएगी, तब बालक को 2 या 3 शब्दों को जोड़कर वाक्यों को बनाने की अवधारणा विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया सीक्वेंस वाइज होता है, एक क्रम में होता है, क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, तो जब तक बालक अपनी उम्र के अनुसार विभिन्न तरह के संप्रत्यय को ढंग से विकसित नहीं कर लेता है, उसे दी जाने वाली शिक्षा में उतना लाभ नहीं होता है। अब क के विषय में वो जान ही नहीं रहा है, तो हम उसको क पढ़ा के आगे निकल गए। अब क से कमल, क म ल लिखना सिखा दिए, फिर कमल पानी में खिलता है ये भी लिखना सिखा दिए, तो बच्चा क्या जाना, क्या सीखा? वो तो कुछ उसको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो क ही नहीं जान रहा है कि क होता क्या है, उसको क लिखने भी नहीं आ रहा है। तो कमल क्या होता है और कमल पानी में खिलता है, वो सब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि संप्रत्यय का सही विकास हो जाने से बालकों में समझ, आपको नींद आ रहा है तो जाइए आंख धो कर आइए, तो नहीं तो आप सोएंगे सबको सुलाएंगे। आप मेरे सामने आंख बंद कर रही है, जाइए आंख धो कर आइए। तो क्या होता है, बालकों में संप्रत्यय की शक्ति काफी बढ़ जाती है, जिससे उनमें सामाजिक अभियोजन यानी कि सोशल एडजस्टमेंट की क्षमता भी विकसित हो जाती है। ठीक है, इससे बालकों में एक क्या है, हम आप लोग को विकास में पढ़ाए हैं कि बालक का एक पक्ष अगर प्रभावित होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, सांवेगिक हो, तो उससे उसका हर एक पक्ष प्रभावित होता है। इसी तरह से एक पक्ष से हर पक्ष जुड़ा होता है। बालक के संज्ञान का विकास होगा, उसके हर एक पक्ष का विकास होगा। ठीक है, बालक का संप्रत्यय का विकास होगा, उससे उसके हर एक पक्ष का विकास होगा। बालक को जब किसी वस्तु के प्रति उसकी समझ का निर्माण हो गया, संज्ञा उसका अवधारणा बन गई, तो बालक क्या है, उससे जो है उसको हर एक पक्ष से जोड़ेगा, उसको लिंक करने की कोशिश करेगा। अब समाज के साथ भी उसको जोड़ने की कोशिश करेगा कि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, वो हमारा फ्रेंड है, उसके फ्रेंड की मम्मी हमारी आंटी है, उसका संप्रत्यय जो है धीरे धीरे विकसित होगा। तो सोशल एडजस्टमेंट भी बालकों में इससे क्या होता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है। ठीक है, तो संप्रत्यय विकास से हम लोग का टीचर्स को भी क्या होता है, काफी सहायता मिलती है। एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करने में शिक्षक की जवाबदेही होती है। एक अच्छा सिलेबस हम लोग को तैयार करना है, तो उसके लिए शिक्षक की जवाबदेही होती है कि किस तरीके से आप एक अच्छे सिलेबस का निर्माण करेंगे। यदि शिक्षक को यह पता है कि किस उम्र के बालकों को कौन कौन से तरह के संप्रत्यय का विकास हो जाता है, ठीक है, हमें पता है कि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था के बालकों में किस किस का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे कॉग्निशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग जीन पियाजे जी का पढ़ेंगे ना, तो हम लोग यही जानेंगे कि शैशवावस्था के बालकों में किस किस का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में किस किस का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। तो जब टीचर को ये पता चल जाएगा कि इस उम्र के बालकों में इसका संप्रत्यय यानी कि इसकी अवधारणा पूरी तरह से इसमें बन जाती है, तो हम लोग सिलेबस भी पैटर्न भी उसी अनुसार बनाएंगे कि इस बच्चे को अगर ये हम पढ़ाएंगे समझाएंगे तो ये बच्चा उस चीज को समझ लेगा और उस चीज को जान लेगा। ठीक है, अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि बालक किस उम्र में किस संप्रत्यय का निर्माण बालक में हो जाता है, और मान लीजिए शैशवावस्था के बालक को हम किशोरावस्था वाला ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, शैशवावस्था में बालक है, हम उसको थोड़े डिस्टेंस से बॉल फेंक कर बोल रहे हैं कैच करने के लिए, तो क्या बालक कैच कर पाएगा? क्योंकि उस उम्र में बालक में छोटी दूरी का भी संप्रत्यय विकसित नहीं होता है। थोड़े छोटी सी दूरी में भी अगर हम बालक को बॉल फेंक कर देंगे, तो वो किस स्पीड से आ रहा है, किस डिस्टेंस में आ रहा है, बालक तय ही नहीं कर पाएगा कि बॉल पकड़ेगा। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि किस उम्र में बालकों में किस संप्रत्यय का विकास हो जाता है, उसके अनुसार ही बालकों को सिलेबस, बालकों का सिलेबस जो है तैयार किया जाता है, उस अनुसार ही बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है। देखिएगा, बालकों को शुरुआती दौर में जोड़ घटाव सिखाया जाता है, छोटा छोटा सिंगल सिंगल। इसके बाद जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो कैरी वाला जोड़ घटाव दिया जाता है। क्यों दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप? क्योंकि पता है कि इस स्टेज में बालकों का संप्रत्यय इतना ही है, इतना ही सिखाया जाएगा, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई भी एक दूसरे से इंडिविजुअल अलग नहीं है। दूसरे स्टेज में बालक जो है
कैरी वाला कर लेता है। तीसरे स्टेज में बालक को जो है 3 से 4, 4 से 5 फिगर्स को आपस में जोड़ने के लिए दे दिया जाता है। तो बालक का संप्रत्यय क्या है, उसके अनुसार विकसित हो रहा है। हम लोग जब छोटे क्लास में शिशु होते हैं तो बालकों को पिक्चर्स, बुक में, किताबों में बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़े होते जाते हैं उनके बुक से पिक्चर्स गायब होते जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमको पता है कि अब बालक जो है ना, बिना किसी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखे भी अपनी अवधारणा का विकास कर लेगा। उसमें उस एज में बालकों में उसका संप्रत्यय विकसित हो जाता है। इसके अनुसार हम लोग एज के अनुसार, तो बालकों, टीचर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस स्टेज में बालकों में किस प्रकार के संप्रत्यय का विकास हो जाता है, क्योंकि आप लोग ये जो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, प्याजे जी पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाए। जीन प्याजे जी, ठीक है। अब प्याजे जी पढ़ेंगे तो सोइएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सोइएगा तो फिर आपको हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए इसमें और कुछ है, हम लोग का इम्पोर्टेंट थिंग्स दिया हुआ है। शिक्षकों को यह पता है कि किस उम्र में बालकों में कौन कौन से तरह के संप्रत्यय जो है विकसित हो जाते हैं, तो वो पाठ्यक्रम में को उसी के अनुरूप फिर क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इससे छात्रों को आत्मसंतोष होता है। छात्रों को क्या होगा, आत्मसंतोष होगा, यानी कि जो कुछ उनको सिलेबस में दिया गया है, बालक उसको समझ रहे हैं, उसको बना भी सकते हैं। लेकिन जो बालकों के समझ के ही बाहर है, जिसमें उस स्टेज में दे दिया गया है, जिस स्टेज में बालकों में उस कॉन्सेप्ट का निर्माण ही नहीं हुआ है, तो बालकों में, बालक उसको बनाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन क्या उसको बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। उसमें आत्मसंतोष ही नहीं होगा, उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं आएगा बालकों में, ठीक है। और धीरे धीरे बालक क्या हो जाएंगे, इससे बालकों का मनोबल भी धीरे धीरे गिर जाता है कि हम बार बार बनाते हैं, लेकिन बार हम कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, छोड़ो हम इसको बनाएंगे ही नहीं। इसीलिए इस तरह से कभी भी बालकों का सिलेबस नहीं बनाना चाहिए। तो ये था हम लोग का संप्रत्यय, और इसमें और हम लोग का कुछ भी नहीं है। ये संप्रत्यय एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हम आप लोग को आज बताएं, ये क्लियर हो गया। अब हम आप लोग को बताएंगे चाय नहीं, अब हम आप लोग का टॉपिक करेंगे संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग किस किस के विषय में पढ़ेंगे, हम लोग जीन पियाजे जी के विषय में पढ़ेंगे, हम लोग वाइगोस्की जी के विषय में पढ़ेंगे, जो कि पियाजे जी के ही शिष्य थे, वाइगोस्की जी, ठीक है। प्याजे जी के ही शिष्य कौन थे, वाइगोस्की जी। प्याजे जी के ही थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन प्याजे जी के कुछ बातों को इन्होंने क्या किया है, अस्वीकार किया है, और कुछ उसमें सुधार लाकर इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच से क्वेश्चन आता है, और बहुत मतलब कुछ अंतर है, उस अंतर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इससे पहले जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़े, वो चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए। गायत्री जी, पूजा जी, निशांत जी, पूनम जी, आप लोग सब जुड़े हुए हैं, बताइए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। हाँ मैम। हाँ मैम। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, ऐसा नहीं है कि सारे नौ मैम बोल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है तो आप नहीं पूछिएगा। नहीं इसका है इंग्लिश प्रॉब्लम। क्या बोले थे मैम, संप्रदाय विकास का? संप्रत्यय को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। संप्रत्यय को कहेंगे कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा, ठीक है। और संप्रत्यात्मक विकास को कहेंगे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी पे हम लोग का प्याजे जी और वाइगोस्की जी का टॉपिक है, इसलिए हम आप लोग को पहले वो टॉपिक बता दिए, तो हम लोग ये वाला टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक हम लोग का इसी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो इसको भी शुरू कर देते हैं, और 10 से 15 मिनट हम लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट एक छोटा सा टॉपिक तो क्लियर कर ही सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि संज्ञान मीन्स होता क्या है। आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल चाहे कुछ भी न्यूज रिपोर्ट, वहां पे देखिएगा रिपोर्टर सब लोग बोलते हैं, मान लीजिए कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ घटना हुई, तो वो लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने इस टॉपिक पर अपना संज्ञान ले लिया है, ठीक है। हमने संज्ञान ले लिया है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, समझ।
अगर छोटे शब्दों में हम लोग पूछे कि संज्ञान का मतलब क्या होता है, तो एक शब्दों में हम लोग उसका आंसर देंगे कि संज्ञान का मतलब होता है समझ, किसी भी विषय पर अपनी समझ का निर्माण करना। मान लीजिए रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, न्यूज रिपोर्टर जो है रिपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हमने पूरी घटना का संज्ञान ले लिया, यानी कि हमने पूरी घटना का जांच कर लिया, जो भी जानकारी लेनी थी वह जानकारी हमने इकट्ठा कर ली, सारी समझ का निर्माण हम लोगों ने कर लिया। तो संज्ञान का मतलब होता है समझ एक शब्द में, लेकिन संज्ञान का मतलब और भी बड़ा होता है। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना, समझना, चिंतन करना, विचार करना, ठीक है, अपने विचार देना, देखना, ये सब होता है संज्ञान का मतलब। इसको संपूर्ण देखना, समझना, जानना, चिंतन करना, विचार प्रकट करना, विचार देना, इन संपूर्ण सभी चीजों को एक शब्द में कहते हैं संज्ञान। यानी कि मान लीजिए रोड पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना घटी, हमने उस घटने को पहले देखा, जांचा, परखा, चार लोगों से बात की, उसके विषय में इंफॉर्मेशन बनाया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर अपने विचार उस पे दिए कि हाँ इसकी गलती थी, इसकी वजह से यहाँ पे ये घटना घट गई। इसके बाद ना हम किसी को बता रहे हैं कि हमने उस घटना के ऊपर संज्ञान ले लिया है, यानी कि पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है। तो संज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु के प्रति अपनी समझ का निर्माण करना। संज्ञान को कभी भी हम बुद्धि से नहीं जोड़ेंगे। संज्ञान और बुद्धि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं जोड़ेंगे। संज्ञान का मतलब होता है समझ का निर्माण करना, किसी भी वस्तु या किसी भी घटना के प्रति अपनी समझ का निर्माण करना। ठीक है, इतना समझ में आया संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब समझ का निर्माण करना, किसी भी चीज को देखना, समझना, जानना, ठीक है, ये क्या है हम लोग का, क्या कहलाएगा? संज्ञान कहलाएगा। उस पर चिंतन करना, तर्क करना, विचार करना, विचार बताना, विचार किसी का लेना, ये सब हम लोग का संज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। ये सब चीजें संज्ञान में आ जाएगी। तो देखिए दिया गया है हम लोग का कि बच्चों के जन्म के बाद वातावरण में अनुकूलित होने की जन्मजात क्षमता होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिएगा। शिशु जब जन्म लेते हैं तो अपने इन्वायरमेंटल में उनको अनुकूलन करने की एक जन्मजात क्षमता होती है, वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर लेंगे। जिस माहौल में रहेंगे, जैसी परिस्थिति में रहेंगे, उनमें एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है। तो जन्मजात उनमें यह क्षमता पाई जाती है और धीरे धीरे बच्चों के सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगती है। बच्चा जब शुरुआती दौर में जन्म लिया, धरातल पर आया, माता के गर्भ से जब जन्म लिया, तो अपने ही वातावरण में अनुकूलित होने की उसमें जन्मजात क्षमता है, वो ठीक धीरे धीरे अनुकूलित हो जाएगा और धीरे धीरे उसका मानसिक विकास जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत में उसका मानसिक विकास नहीं होता है, उसमें अनुकूलित होने की क्षमता होती है, इस वजह से बच्चा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका मानसिक विकास जो है हम लोग का मेंटल जो डेवलपमेंट होते जाता है और जैसे उसके द्वारा वस्तुओं को देखने, समझने, जानने और करने की क्षमता क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जो है ना, तो धीरे धीरे उसकी समझ का ज्ञान भी बढ़ता जाता है। बालक अपने आसपास बार बार किसी एक चीज को निरंतर देख रहा है, तो उसके संज्ञान का निर्माण बढ़ रहा है कि अरे ये मम्मी है, ये हमारा बहुत केयर करती है, हम जब भी रोते हैं मम्मी हमारे लिए दूध लेकर आती है। पापा आ गए, पापा आते हैं ऑफिस से तो हमें गोद में लिखा उठाकर बाहर हमें घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, ये दादी है, ठीक है, ये हमारा भैया है, ये हमें आके खिलाता है, हमें प्यार करता है। तो जो उसके आसपास है, जिसको वो निरंतर देख रहा है, बार बार देख रहा है, उसके प्रति धीरे धीरे उसका संज्ञान जो है बनता जाता है, उसका समझ जो है बनता जाता है, तो वो पहचानने लगता है बच्चा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। बालक का क्या हो रहा है? संज्ञान धीरे धीरे किसी भी वस्तु के प्रति बढ़ रहा है। एक खिलौना है, ठीक है, शुरुआती दौर में बालक को दूध का बॉटल दिया जाए तो बालक को नहीं पता है कि वो दूध का बॉटल क्या है। जब मम्मी उसके मुंह में देती है, बच्चे में चूसने की क्षमता जो भी होती है ना, वो भी जन्मजात होती है। बालक सीखता नहीं है, जो बालक को दूध का बॉटल मुंह में दे दिया जाता है और बालक चूसने लगता है, यह भी बालक की जन्मजात क्षमता होती है, ये प्राकृतिक क्षमता होती है। ठीक है, तो बालक को जब बॉटल सामने दिया जाता है तो बालक को पता नहीं है, लेकिन जब उसको मुंह में बॉटल दिया जाता है, अब जब उससे वो दूध पीता है तो बालक का उस बॉटल के प्रति संज्ञान बढ़ जाएगा। शुरुआती दौर में बालक बॉटल देखेगा, भूख लगी है, रो रहा है, बॉटल देखेगा, लेकिन उसको नहीं समझ में आएगा कि बॉटल क्या है, इससे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसका संज्ञान बढ़ेगा उस बॉटल के प्रति,
बार बार जब भी वो रोएगा और माँ उसको बॉटल ले जाके मुंह में देगी, तो बालक का उस बॉटल के प्रति संज्ञान बन गया है कि ये तो मेरा भोजन है, अब ये आएगा, हम पिएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। वो बॉटल देखते ही, देखिएगा दूर से ही बालक रो रहा है, भूख से छटपटा रहा है, और दूर से ही देख रहा है कि मम्मी बॉटल लेकर आ गई, वो शांत हो जाएगा कि मेरा भोजन आ गया, क्योंकि उस बॉटल के प्रति अब बालक का संज्ञान क्या है, बन गया है। ठीक है, तो ये है क्या है, संज्ञानात्मक। इस तरह से बालक का धीरे धीरे किसी भी वस्तु के प्रति क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास, समझ का निर्माण जो है होता जाता है। वो समझ जाता है कि वस्तु क्या है और मेरे किस उपयोग में आएगी। तो संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले हमको क्या करना होगा, संज्ञान को समझना होगा कि संज्ञान क्या है। और संज्ञान को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग को कुछ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है, एक परिस्थिति बता रहे हैं। ठीक है, परिस्थिति नंबर 1 है, एक लड़की है जिसका नाम आप लोग जो भी रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मंजू है, मंजू जी है, मंजू जी का ही नाम रख लेते हैं। मंजू जी जो है वह 6 वर्ष की एक बच्ची है, जो खेलने के सामान, खाने के सामान और स्कूल की सामग्री को अलग अलग रख देती है। उसको पता है कि ये खाने का सामान है, इसको अलग रखना है, ग्रुप वाइज डिवाइड करी है। ये खेलने की वस्तु है, इसको अलग रख रही है, और स्कूल की वस्तु है, इसको क्यों अलग रख रही है, क्योंकि उसका संज्ञान बना है ना उसके प्रति। वो जानती है कि ये हम लोग का खाने का चीज है, इसको हम खाएंगे, हमारा पेट भरेगा। देखिए, इस पहले इसको आगे पढ़िए। तो स्कूल की सामग्री को भी वह क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। अब स्कूल की जो भी सामग्री है उसको भी वो 2 भागों में बांट रही है। एक भाग में वह ड्राइंग की सामग्री, जिसमें पेंसिल है, रंगों वाली पेंसिल है, स्केल है, चित्र बनाने के लिए सादे पेपर को रखती है, ड्राइंग का भी अलग रख दे रही है। और जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ने वाली चीजें हैं, उसको क्या कर रही है, ड्राइंग के बुक से अलग कर दे रही है। तो दूसरे भाग में वह पाठ्य पुस्तक, अपनी नोटबुक, खेल, लेखन सामग्री और कंपास बॉक्स को एक साथ रख लेती है। स्टडी मटेरियल्स को भी क्या कर रही है, 2 भागों में वो डिवाइड कर रही है। जब वह ड्राइंग करती है, समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोल क्या रहा है, इसमें बोलने की कोशिश क्या कर, जब वह ड्राइंग कर रही है बच्ची, तो ड्राइंग करते समय भी ना वो क्या कर रही है कि हरे रंग से नदी तथा आसमान को नीले रंग से, पेड़ पौधा है, पत्तियां हैं, उसको हरा रंग से कर रही है। ठीक है, नदी आ गया, आसमान आ गया उसके ड्राइंग में, उसको नीले रंग से कर रही है, तथा जमीन को पीले या भूरे रंग से वो क्या करती है, बच्ची रंग देती है। तो वो उसी तरह अपने खिलौने के बक्से में कुछ गुड़िया, कुछ गेंद और कुछ पेंसिल रख रही है। और क्या करती है कि खेलने के दौरान वह बच्ची जो है, गुलाबी फ्रॉक वाली गुड़िया को गुलाबी रंग के गाड़ी के साथ, ठीक है, और हरे फ्रॉक वाली गुड़िया को हरी गाड़ी के साथ क्या कर देती है, रंगों को रंगों के अनुसार क्या करती है, सजा दे रही है। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि साथ साथ वह पेंसिल और गेंद को भी रंगों के आधार पर क्या कर रही है, बच्ची अलग अलग कर दे रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इस परिस्थिति से, कि उस बच्ची का संज्ञान विकसित हो गया है किसी भी वस्तु के प्रति। उसको बाहर में वो जा रही है, वो हरे पेड़ पौधे को देख रही है, तो उसका संज्ञान बन गया है कि पत्तियां क्या होती है, हरे रंग की होती है, इसीलिए जब वो ड्राइंग कर रही है तो हरे रंग से ड्राइंग कर रही है। जमीन क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, तो उसको जब ड्राइंग कर रही है तो भूरे रंग से ड्राइंग कर रही है। ठीक है, आसमान और पानी है, नीले रंग के होते हैं, तो उसको वो नीले रंग से ड्राइंग कर रही है। ठीक है, अपने वस्तुओं को, किताब पढ़ने की सामग्री और ड्राइंग की सामग्री को वो अलग अलग कर रही है, क्योंकि उसका संज्ञान उस पे बन चुका है कि ये इसको हमको पढ़ना है और इससे हमको ड्राइंग करनी है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को किस चीज को बताने की कोशिश की गई इस परिस्थिति से, कि बच्ची का संज्ञान जो है धीरे धीरे विकसित हो गया किसी भी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति। इस वजह से वो क्या कर रही है, जैसे जैसे उसका विकास हो रहा है, वो चीजों को अलग अलग डिवाइड कर करके रखते जा रही है। ठीक है, एक और परिस्थिति है, देखिए परिस्थिति नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि एक लड़का है उपेंद्र, जिसका उम्र है 8 वर्ष। 8 वर्ष किस एज में आ जाएगा, 12। 8 वर्ष किस एज में आ जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, कौन सा आ जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का एज ग्रुप क्या होगा, जल्दी बताइए। नहीं, वो तो सच, वो तो उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने साल तक, निशांत जी, उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने साल तक, कोई तो बोलिए, गायत्री जी, पूजा जी, कोई तो बताइए। 6 से 12 मैम। 6 छह से से 12 6 से जी मैम। 6 से 12। यह बच्चा उपेंद्र जो है 8 वर्ष का है, ये किस अवस्था में आ गया, उत्तर बाल्यावस्था की एज में आ पूर्व। गया।
ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व नहीं, पूर्व तो 2 से 6 हो गया ना, ये 8 में आ रहा है, यानी कि 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था की एज में आ गया। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी में घूम घूम कर, बच्चा देखिए, बच्चा की परिस्थिति देखिए, क्या बोल रहा है कि ये रेलगाड़ी में घूम घूम कर क्या करता है, पत्र पत्रिकाएं को बेचता है और अखबार भी बेचता है। वह पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता है वो बच्चा, ठीक है, लेकिन पैसे के हिसाब में उसे कोई भी गलती नहीं होती है उस बच्चे को, ठीक है, जबकि स्कूल में पढ़ने वाले बालक प्राय गणित में गलती कर देते हैं। तो जैसे कि ऊपर दिए गए परिस्थितियों में हमने क्या देखा कि बच्चों में समझने का अपना अलग अलग तरीका होता है। अब हम जिस चीज को जिस तरीके से हम जिस टॉपिक पे आप लोगों को समझा रहे हैं, सबका अलग अलग समझने का तरीका होगा। गायत्री जी उसको अपने तरीके से समझ रही होंगी, पूजा जी उसको अपने तरीके से समझ रही होंगी, निशांत जी उसको अपने तरीके से समझ रहे होंगे। सब एक तरीके से नहीं समझ रहे, सबका तरीका समझने का क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि बच्चों में समझने की अपनी अलग अलग तरीका, अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग तरीका होता है, जिसका सीधा संबंध उसके संज्ञान से होता है। अब कोई किसी चीज को कैसे समझ रहा है, उसका संज्ञान पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रश्न हम लोग का ये उठता है कि सभी बच्चों में चीजों को समझने, तर्क करने, वर्गीकृत करने इत्यादि का गुण उसमें शुरू से ही होता है, तथा सभी समस्याओं के समाधान और तर्कना की क्षमता उसमें सभी अवस्थाओं में एक समान होती है क्या? नहीं। हर बच्चे में तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वह अलग अलग होती है, ठीक है, और समस्याओं का समाधान, तर्कना की क्षमता उनमें जो है सभी अवस्थाओं में एक समान नहीं होती है। उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों को अगर किसी समस्या का समाधान के लिए दे देंगे, तो उस स्टेज में जो वो समस्या का समाधान करेगा ना, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे उस प्रकार से उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। चाहे किशोरावस्था के बच्चे जो है उसको दूसरे तरीके से समाधान करेंगे। तो हर अवस्था में बच्चों में किसी भी समस्या को समाधान करने की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि उनका अनुभव के साथ उनमें परिपक्वता आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, और बच्चों में किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता का लेवल जो है वह बढ़ता जाता है, ठीक है। हम आज बच्चे को बोल रहे हैं कि 5 जोड़ 3 बराबर 8 होता है, ये बच्चे को हम बार बार सिखा रहे हैं, बच्चा उसको अपने संज्ञान में बैठा लिया, उसका समझ का निर्माण हो गया, ठीक है। आज बच्चा जो है उसको कर रहा है तो उंगली पे गिन गिन के कर रहा है या लाइन खींच खींच के कर रहा है, लेकिन क्या वही बच्चा जब बाल्यावस्था की स्टेज में जाएगा तो वो क्या लाइन गिनेगा या उंगली पे गिनेगा? नहीं, वो ऐसे ही काउंट कर लेगा, तुरंत काउंट कर लेगा। उसका संज्ञान बढ़ा तब तो उसके प्रति, किशोरावस्था में जाएगा उसके लिए ये और भी इजी हो गया, ठीक है। तो हर अवस्था में क्या होता है, बच्चे का तर्कना क्षमता क्या होती है, वह सभी अवस्थाओं में एक समान नहीं होती है, ठीक है। अगर वहां पे प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, हर अवस्था में बच्चों में तर्कना की क्षमता जो होती है, संज्ञान जो होता है बालकों का, वो हर स्टेज में हर अवस्था में अलग अलग होता है, क्योंकि बालक में समझ जो होती है वो तर्कना या समस्या समाधान की क्षमता में परिपक्वता उम्र और अनुभव के साथ धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ता है। जैसे बालक का उम्र बढ़ेगा उसमें मेच्योरिटी आएगी, समस्या का समाधान करने का तरीका भी बदलता जाएगा, उस समस्या को वो और बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से आपको समझा सकता है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा जिस तरीके से समझाएगा, उत्तर बाल्यावस्था उससे अच्छे तरीके से समझाएगा, किशोरावस्था का बच्चा और अच्छे तरीके से समझाएगा, उस पर तर्क वितर्क करके समझा सकता है, उसको आपको एक दो लॉजिक दे के समझा सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ग्रहण के विषय में अगर पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा जो है, मात्र जो कि 2 से 6 वर्ष की उम्र का बच्चा है, वह ग्रहण के विषय में अपनी जो अवधारणा बताएगा ना, उसके विषय में जो अपने संज्ञान का निर्माण करेगा, वो उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा उससे बेहतर तरीके से बताएगा, ठीक है। और किशोरावस्था का बच्चा जो है आपको उससे भी बेहतर तरीके से बताएगा, प्लस आपको लॉजिक दे देगा, आपको कारण बता देगा, आपको तर्क करके दिखा देगा कि इस वजह से हमारा सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होता है, इसमें हम लोग का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उम्र का और परिपक्वता का असर है। ये क्या है, ये किसका असर है, ये उम्र और अनुभव का असर है, जो कि बच्चे में क्रमिक रूप से धीरे धीरे आता है। तो हर अवस्था में उनमें मानसिक चिंतन और मानसिक सक्रिया में कुछ विशेषता आ जाती है, हर स्तर में उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, और कुछ विशेषता नहीं होती है। मान लीजिए किसी टॉपिक पे उनमें विशेष
परिपक्वता आ गई, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं, कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनमें परिपक्वता नहीं आई। तो इसको हम लोग और आगे क्या करेंगे, और आगे जानेंगे और समझेंगे कि क्यों नहीं होता है। चलिए, आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इस टॉपिक को और आगे कंप्लीट करेंगे।